नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी यानी नमो, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय को लिखना शुरू कर दिया है। आज उसकी औपचारिक शुरुआत हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पद से नवाज दिया। कई दिनों की मशक्कत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अंततः यह फैसला किया है। इस फैसले को करने में राजनाथ सिंह को पापड़ बेलने पड़े, संघ को बीच बचाव करना पड़ा, आडवाणी को मनाना पड़ा, कई सारे नाराज नेताओं को एक करना पड़ा, तब जाकर ये फैसला हुआ है। फैसले की जटिलता को, फैसले की मुश्किल को खुद नरेंद्र मोदी समझते हैं। इसीलिए अगर किसी एक शख्स का नाम लेकर उन्होंने किसी को धन्यवाद दिया तो वो राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह ने ये बता दिया कि लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है। यह बात बिल्कुल सही है कि नरेंद्र भाई एक लोकप्रिय नेता है। यह बात भी सही है कि 3 बार गुजरात के चुनाव जीतने के बाद नमो यानी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रचा है। लेकिन इसके बावजूद क्या वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या दावेदार हो पाएंगे? क्या वो बीजेपी के पीएम इन वेटिंग बन पाएंगे? क्या एनडीए उनको स्वीकारेगा? ये हमारी बड़ी बहस का विषय होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। शकील अहमद साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। हमारे साथ बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जुड़े हुए हैं जो मोदी के लेफ्टिनेंट होंगे, क्योंकि मोदी सबसे पहले अपने अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी है रामेश्वर चौरसिया अमित शाह के साथ। हमारे साथ राजीव रंजन है, जेडीयू के नेता, जिन्होंने यह संकेत दिया था कि मोदी को अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, उनकी पार्टी को इस पर ऐतराज नहीं होगा। प्रदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी को इस जिम्मेदारी मिलने के मायने क्या है और आगे का रास्ता उनके लिए कितना चुनौती भरा है। भारतीय जनता पार्टी का बोलो भारत माता की। गोवा में बीजेपी कार्यकारिणी के अंत में सजा ये मंच वैसे तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए था, लेकिन यहां जो बातें राजनाथ सिंह ने कही वो बहुत कुछ साफ कर गईं। बोलो भारत माता की। वैसे इस मंच पर राजनाथ सिंह ने बोलने के लिए खुद मौका निकाला। जब अरुण जेटली के बाद नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया तो राजनाथ सिंह ने मोदी को रोक दिया और खुद जाकर माइक थाम लिया। मुझे परिचय देने की जरूरत तो नहीं है ना, कि है? मुझे बुलाया ही नहीं और मैं खड़ा हो गया। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अंत में विचार व्यक्त करता है, लेकिन मैंने फैसला किया, इंसाफ का तकाजा है कि जो लोकतंत्र में लोकप्रिय है उसे ही अंतिम वक्ता होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र भाई को मैंने कहा कि आप बैठिए, पहले मैं बोलूंगा। राजनाथ सिंह ने माइक बेवजह नहीं थामा, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो आज अपना एजेंडा साफ कर देना चाहते थे। ये एजेंडा क्या है, आप राजनाथ सिंह के इस बयान से शायद समझ सकें। कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है, कोई बचा सकता है इस देश को तो आप बचा सकते हो। आपको एक सशक्त नेतृत्व दिया है और जिस नेतृत्व के प्रति आस्था केवल हिंदुस्तान की जनता की ही नहीं है बल्कि सारी दुनिया में जिसके प्रति एक विश्वास और भरोसा पैदा हुआ है, ऐसा नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया है। अगर राजनाथ सिंह के इस बयान का मतलब सिर्फ इतना है कि मोदी प्रचार समिति के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो राजनाथ सिंह का ये बयान भी सुनिए। मैं जानता हूं कि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है। अगर राजनाथ सिंह के इस बयान का भी मतलब अब भी आपको यही लग रहा है कि मोदी सिर्फ प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो राजनाथ सिंह का ये बयान भी सुनिए। मैं देश के एक राज्य का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं, भारत सरकार में 2-2 बार मंत्री भी रह चुका हूं
पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका हूं, आज भी पार्टी का अध्यक्ष हूं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि मुझे सुखद अनुभूति हुई है, तो इसलिए हुई है कि अपने राजनैतिक जीवन में भी आज आप जो कुछ भी हमने किया है वह केवल दल के लिए नहीं किया है बल्कि देश के लिए किया है, इसलिए मुझे सुखद अनुभूति हुई। पिछले 3 दिनों में बीजेपी कार्यकारिणी को लेकर जितनी गहमा गहमी रही, जितनी चर्चाएं रहीं, अंदर खाने जितनी उठापटक रही, वो शायद सिर्फ इसलिए कि मोदी समर्थक गोवा में एक निर्णायक फैसला चाहते थे, जिसके साथ राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं खड़े थे। आखिरकार फैसला हुआ, जिसका एक हिस्सा सार्वजनिक हो गया कि नरेंद्र मोदी प्रचार समिति के चेयरमैन चुने गए हैं और दूसरा हिस्सा छिपा रह गया, जिसकी झलक राजनाथ सिंह ने अपने भाषण के जरिए दी। लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है। आपको एक सशक्त नेतृत्व दिया है कि अपने राजनीतिक जीवन में भी आज आप जो कुछ भी हमने किया है वह केवल दल के लिए नहीं किया है बल्कि देश के लिए किया है। लिहाजा हमारी आज की बहस इसी सवाल पर है कि नरेंद्र मोदी क्या प्रचार समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं या इसका कुछ और मतलब भी है। क्या नरेंद्र मोदी 2014 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारतीय जनता पार्टीचा तो क्या 2014 के पीएम इन वेटिंग होंगे नरेंद्र मोदी? इसी बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं रामेश्वर चौरसिया के पास। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनके अनन्य नेता इस वक्त एक बड़ी कमान संभाल रहे हैं। रामेश्वर जी, सबसे पहला सवाल, 2014 का चुनाव सामने है। राजनाथ सिंह ने कह दिया है लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है, तो पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी होंगे आने वाले समय में? देखिए दीपक जी, ये सिर्फ लोकप्रिय नेता नहीं है नरेंद्र भाई। आप जानते हैं कि गुजरात में जब केशुभाई की सरकार बनी थी, हम 85 में 11 एमएलए थे और 95 में जो हम 121 आए, उसके पीछे नरेंद्र भाई कहा था, वो संगठन महामंत्री बनाए गए थे। वहां से ये इन्होंने जब केंद्र की राजनीति में जब आए तो हरियाणा का प्रभार मिला, वहां हमारी सरकार बनवाए, हिमाचल में बनवाए, मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ के। एक कुशल संगठन करता है, कुशल प्रशासक के साथ साथ। इसीलिए आज देश का विश्वास जो नरेंद्र मोदी पे है, ये विश्वास कोई बीजेपी ने नहीं बनाया, उनके कारनामों ने बनाया, उनके काम से बनाया, पूरे देश में जो उनकी पॉपुलैरिटी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के विकल्प के रूप में देखी जा रही है, पहले हमारी सरकार थी, आज कांग्रेस की है। देश का जिस तरह जो आज हाल है महंगाई और भ्रष्टाचार का, कांग्रेस के खिलाफ लोग एक विकल्प चाहते थे, एक सशक्त विपक्ष। तो अब बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस नेता को प्रोजेक्ट करे, किसको एक कमान दे, ताकि हमारी सीटें 200 के आसपास आ जाए। तभी हमारे एलाइज की संख्या भी बढ़ती है, तभी हमारे साथ लोग भी आएंगे। और ये शुद्ध रूप से मैं बताऊं, ये बीजेपी का आंतरिक मामला है और बीजेपी सबसे बड़ी ये कमान नरेंद्र मोदी को दे देनी चाहिए। तय करना है कि 200 सीटें कब रहे। क्या सुना नहीं? तो कमान नरेंद्र मोदी को दे देनी चाहिए। सवाल दोहराइए दीपक जी। कमान तो नरेंद्र मोदी को, तो कमान नरेंद्र मोदी को दे देनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को पीएम इन वेटिंग डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए, पार्टी का एक प्रोसेस है, एक ही बार ऐसा सब कुछ एक साथ नहीं हो जाता है। देखो, पीएम इन वेटिंग आप डिक्लेयर कर सकते हैं, हर पार्टी को अधिकार है डिक्लेयर करने का, लेकिन लोकतंत्र में जब तक संख्या नहीं आएगी, संख्या बल का खेल होता है। डिक्लेयर करने से कोई पीएम नहीं बन सकता है। मैंने पहले ही बोला, आज जनता का जो मूड है उसको भांपते हुए हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को आगे रखा ताकि हमारी सीटों में इजाफा हो जाए। और एक ट्रेंड इस देश में चला है दीपक जी, आप देख लीजिए। आपने देखा कर्नाटक में जो पार्टी आगे थी उसको लोगों ने फुल मेजोरिटी दी। यूपी में देखा मुलायम सिंह आगे बढ़ रहे थे, 140 आप लोग दे रखे, जनता ने फुल मेजोरिटी दी। अगर बीजेपी ये जनता के बीच में विश्वास पैदा कर दिया कि 200 के आसपास जा रही है, तो मैं आपको कहता हूं एनडीए 300 के पार एनडीए की सीटें जाएंगी। और नरेंद्र भाई ने जो बोला है कि गांधी जी का जो सपना था इस देश से कांग्रेस को भंग कर दो, उस समय इस देश से कांग्रेस का सफाया जब तक नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार और लूट बंद नहीं होगा। शकील भाई, देख लीजिए, सुन लीजिए, मोदी आए कांग्रेस गई, अभी से घोषणा कर दी बीजेपी ने।
हास्यास्पद बातें सुन के अरे हंस रहे हैं आप। आती है और क्या कह गांधी जी का सपना पूरा करने वाले नरेंद्र मोदी जी का गांधी जी का सपना पूरा करने वाले और आप हंस रहे हैं। मोदी जी का आज भाषण आज भाषण सुना है मैंने नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, निशंक भ्रष्टाचार के वजह से हार गए, धूमल और उनके परिवार के वजह से हिमाचल हार गए, कर्नाटक में 13 मंत्री और एमएलए और माननीय मुख्यमंत्री बीजेपी के जेल होके चले आए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अभी जेल से बेल पर छूट के आए हैं, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने वाले हैं और मोदी जी को ये भ्रष्टाचार नहीं नजर आता है। लोक आयुक्त अपने यहाँ बना देंगे तो जो सीएजी की रिपोर्ट है शायद उसमें नरेंद्र मोदी जी की भी जगह जेल में होगी, समय बताएगा आने वाला है। इसलिए उनके जो समर्थक थे वो भी हास्यास्पद बात पे आज उनके हंस रहे थे कि पहले ही दिन और ये कैसे अच्छे कैंपेन करने वाले हैं। हम लोगों ने अभी कैंपेन देखा है नरेंद्र मोदी जी का कर्नाटक में, बहुत जबरदस्त तरीके से कैंपेन किया और इतना हेट स्पीच किया मैसूर में, और मैसूर के आसपास की सभी सीटें कांग्रेस जीत गई। तो मोदी जी के कैंपेन कितना प्रभावशाली होता है ये हम लोगों ने अभी हाल में देखा है। ये उनका अंदरूनी मामला है। हाँ, एक सवाल जरूर उठता है, वो है जदयू से कि पिछले बार देखिए नरेंद्र मोदी जी को 2 लोगों ने वीजा नहीं दिया, एक अमेरिका ने वीजा नहीं दिया और एक नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को भाजपा के नेताओं के लिए भी कैंपेन करने नहीं जाने दिया। अब उनके कैंपेन समिति के संयोजक होने के बाद या अध्यक्ष होने के बाद क्या नीतीश कुमार चुनाव में ऐसे आम समय में गए हैं मोदी जी? एक बार तो याद होगा फोटो छप गया था तो मोदी जी को दावत दे करके मोदी जी नहीं और मुख्यमंत्रियों को भी दावत देकर नीतीश कुमार जी ने दावत वापस ले ली थी। मोदी जी गए थे बिहार लेकिन चुनाव में नहीं जाने दिया था। पता नहीं जेडीयू के प्रवक्ता साहब को बताना चाहिए कि अब चुनाव में नीतीश कुमार जी उनको इजाजत देंगे या नहीं देंगे। और एक सवाल और जानना चाहते हैं, ये भ्रम है बिल्कुल कि शकील भाई उन्होंने कहा कि जेडीयू शकील भाई पहले सवाल का जवाब ले ले जदयू से। शकील भाई पहला सवाल बड़ा वाजिब है, पहले सवाल का जवाब ले ले। जदयू वाले यहीं बैठे हुए हैं। राजीव रंजन जी जवाब दीजिए 2 टूक, क्या वीजा मिलेगा नरेंद्र मोदी को बिहार का? ठीक है। देखिए, बिहार में किसी भी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की जगह नहीं बनती है। बिहार की स्थितियां जो हैं, हमने एक प्रामाणिक और विश्वसनीय अभियान चलाया। उस अभियान के नतीजे के तौर पर आप देख सकते हैं हम 32 संसदीय सीटें बिहार में लोकसभा की सीटें जीते और 206 सीटें हम लोगों ने विधानसभा की जीती हैं। राज्य स्तर का दोनों दलों का जो नेतृत्व था, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, सुशील मोदी जी की अगुवाई में बिहार में बेहतर चुनाव का प्रबंधन हुआ। अभियान धारदार और बेहतर तरीके से समाज के सभी वर्गों के बीच चलाया जा सके, ऐसा अभियान था और जिसके नतीजे थे कि बड़े पैमाने पर बिहार के अल्पसंख्यक मतदाताओं ने भी हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को, हमारे गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट किया। निश्चित तौर पर हम आज भी जनता दल यूनाइटेड के तौर पर बिहार में किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति बहुत कहीं से भी हम लोगों के यहाँ अपेक्षित नहीं है। हम जरूरत महसूस नहीं करते हैं। हमारा ये मानना है, जो बार बार शकील साहब ने जो भी सवाल रखे। एक मिनट राजीव रंजन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं आप। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट आप पूरी बात करिएगा। शकील भाई आप भी सुनिएगा, रामेश्वर जी आप भी सुनिएगा। इसका मतलब 2014 के चुनावों के दौरान जब कैंपेन होगा तब आप नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी बिहार आए क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। दीपक जी, सबसे पहली बात है, अगर हम लगातार गठबंधन में कुछ सवालों पर अगर असमंजस है तो हमने इसीलिए कहा है कि गठबंधन के नेतृत्व की दिशा तय हो। नेतृत्व तय करे गठबंधन की, कौन अगुवाई करेगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, और उससे कहीं ना कहीं कैंपेन की दिशा भी तय होगी, कार्यक्रम बनेंगे। तो एक असमंजस में कोई गठबंधन अगर दिखता है और सामने चाहे जो कुछ भी कांग्रेस का बुरा हाल हो, लेकिन परस्पर विरोधी जो विरोधाभासी जो चुनाव परिणाम देश के कई राज्यों में आए हैं, वो ये जरूर संकेत देते हैं
कि हमको मजबूती के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ उनका विकल्प बनना होगा। उनके खिलाफ गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से को एक राष्ट्रीय विस्तार की जरूरत है। संगठन के तौर पर आज दक्षिण से लेकर के उत्तर पूर्व से लेकर जो मध्य से लेकर के जो उत्तर भारत के जो हिस्से हैं, एक जो अलग अलग समूहों का यह राष्ट्र है, अलग अलग धार्मिक और भाषाई समूह हैं, इन सबके बीच तारतम्य और विश्वास जगाने वाला नेतृत्व हमें तय करना होगा। ये एक ऐतिहासिक जरूरत है, इसलिए कि 21वीं सदी के इस दूसरे दशक के अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं और जो वैश्विक चुनौतियां इस देश के सामने हैं, आज जो भी गठबंधन कांग्रेस का विकल्प बनेगा उससे जनता की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा होंगी और मुझे लगता है कि उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बड़े फैसले की जरूरत है। नहीं, बड़ा फैसला मतलब क्या? प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाए तुरंत? वरना मोदी को आप नहीं घुसने देंगे बिहार में। 2014 का करते हैं, जो कार्यक्रम बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर संसदीय बोर्ड को फैसले करने चाहिए। हमें भरोसा में लीजिए, मिलकर हम तय करेंगे। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सब चीज के बाद भी जब हम स्मरण करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जैसे एक महामानव के नेतृत्व में उस गठबंधन ने कांग्रेस को कहीं न कहीं राजनीति से निर्वासन की ओर भेजा था, तो वो आज परिस्थिति कहीं न कहीं आज वैसी नहीं है, इसलिए कि 4 दल आज रह गए हैं और उन दलों के बीच बेहतर परस्पर एक सहमति बने और प्रभावी विस्तार के लिए अन्य राजनीतिक दलों के बीच यह संदेश जाए कि जो गठबंधन का नेतृत्व है वो सबको स्वीकार्य है, तो एक बड़ा उद्देश्य आप पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर पीएम डिक्लेयर नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी को आप 2014 में कैंपेन नहीं करने देंगे बिहार में, ये साफ है। 2 टूक बोलिए राजीव रंजन जी, घुमा घुमा के जलेबी मत बनाइए। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे सवालों पर पार्टी का संदेश देश के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले जिन यात्राओं को लेकर के जो बातें कही गई हैं, वो कहीं से जनता दल यूनाइटेड का फैसला नहीं था कि कौन बिहार में आएगा कौन नहीं आएगा। ये फैसला दोनों दलों के नेताओं ने बिहार की परिस्थितियों के अनुरूप लिया था कि चुनाव का जो कार्यक्रम है, अभियान है, जो प्रबंधन है, उस पे उसका स्वरूप क्या हो और कौन से लोग शामिल हो। इसलिए इस तरह के आरोपों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना तय है कि वो तरीका विश्वसनीय था, भरोसेमंद था, उसने बिहार में बड़े परिणाम दिए हैं। तो रामेश्वर चौरसिया जी सुन रहे हैं, आपके नेता को बिहार नहीं आने दिया जाएगा, क्या करेंगे आप तब? दीपक जी ये हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब देने या घिसी पीटी सवाल का जवाब देने में मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है। शकील साहब ने भ्रष्टाचार की बात कही, तो मैं एक बात बता दूं शकील साहब को, ये हमारे बंगारू लक्ष्मण जी के खिलाफ भ्रष्टाचार में कहा जा रहे, पहले सहयोगी से तो निपट लीजिए। नहीं हुआ, सुन लीजिए, आप संघ परिवार और बीजेपी से निपटे, मेरी बात तो सुन लीजिए। भ्रष्टाचार कहाँ आ गया बीच में? सुनिए, तो ये भ्रष्टाचार में तो आपके मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी जेल गए थे। बात नहीं करे, लाखों करोड़ का जो घोटाला कर रहे हैं। और सुनिए, दूसरी बात जहां तक आप बोल रहे हैं, मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि हमारे सहयोगी दल कुल 57 सीटें लड़ते हैं, मैक्सिमम जीतेंगे तो 57 जीतेंगे। ये बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सीटों को 200 के पार कैसे ले जाए। ये सेकुलर और व्यक्तियों की, इनके नेता खुद बोल चुके हैं, हम व्यक्तियों की चर्चा नहीं की है, हमने किसी के बारे में नहीं बोला है। 27 अक्टूबर को हुंकार रैली में खुद नरेंद्र मोदी जी पटना जाने वाले हैं। चुनाव की कमान उन्होंने संभाली है, पूरे देश में हर पार्लियामेंट में उनका दौरा होने वाला है। पहले बीजेपी को तो यह तय करना है ना दीपक जी कि हम 200 के पार कैसे जाएं। अटल जी के समय भी 161 थे, तो हमारी सरकार में कोई सहयोगी नहीं आया। और मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी और इतने जो सर्वे दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से हमारी 68 सीटें अभी बढ़ रही है बिना प्रचार के, और 68 सीटों को हम देखेंगे या हम 25 सीटों को देखेंगे, ये तो बीजेपी को तय करना है। और मैं दूसरी चीज आपको बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को नेता तय करने का मतलब आप जनता दल यूनाइटेड को बाय बाय कहने को राजी है? बात सुन लीजिए, आप जनता दल यूनाइटेड को बाय बाय कहने को राजी है? नहीं, भारतीय जवाब दीजिए ना रामेश्वर जी। जनता दल यूनाइटेड बाय बाय कह दीजिए उनको, फैसला नहीं, लेकिन
अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनेंगे तब तो। जनता दल यूनाइटेड फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। पहले मैं आपको बता दूं, जो आप पीएम, पहली बार टोन बदला है आपने। अरे भाई मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए पहली बात तो मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि आप सर्वे में दिखाते हो, आप लोग सर्वे करते हो कि नरेंद्र अरे आपने ही कहा, मैंने थोड़ी कहा रामेश्वर जी। वो नहीं आते हैं तो हमारी 27 सीटें बढ़ती है, हमारी 27 सीटें बढ़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी को देखना कि वो 200 के पार कैसे पहुंचेगी। किसी गठबंधन का नेता हम तय कर दे तो हम उसकी जिम्मेवारी भी लेंगे ना कि उसकी सीटें बढ़ाएं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी से पूछ के सीटें तय करेगी क्या? अपना नेता तय करेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जो विकल्प बनकर के उभरी है, उस पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब हम एक प्रचार में नरेंद्र मोदी जी के साथ जाते हैं, हमारी सीटें बढ़ती है, तो एक और संदेश देश में जाता है। अगर सीटें ज्यादा बढ़ती है तो जनता खुद चाहेगी कि भाजपा की सरकार बने, एनडीए की बने, तो और हमारी सीटें ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 300 के पार जाएंगे, 300 के पार चले जाएंगे। चलिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा पूरे विश्लेषण के लिए, लेकिन उससे पहले शकील अहमद जी अपना हाथ उठाए। का जवाब तो दिया, 300 सीटें एनडीए को मिल गई है। पेपर आपने कहा दिया, मैंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को टाटा बाय बाय कर दीजिए, आप बोल दीजिए, जरूरत नहीं है। आपने ही कहा 25 सीट को गिनूं कि 57 या 64 को? आपसे ही पूछ रहा हूं रामेश्वर जी। नहीं, मैंने बोला कि जो आप लोग सर्वे कर रहे हो, जो आप सर्वे में दिखा रहे हो कि नरेंद्र मोदी के साथ हम 68 बढ़ रहे हैं, नहीं आते हैं तो हम 27 बढ़ रहे हैं, तो हमें तय करना है कि हमारी सीटें कर। लोकतंत्र में किसी के चाहने नहीं चाहने से प्रधानमंत्री नहीं बनता। लोकतंत्र में नंबर का खेल है। अगर आप 273 आते हैं तभी बनते हैं। अभी हमारी 116 सीटें हैं, हमें 100 सीटें भाजपा की बढ़ानी है, तो हम उन 100 सीटों की चिंता करें कि हम गठबंधन की लड़ाई में फंस रहे हैं? ये बताइए, हम एनर्जी इसमें वेस्ट करें या अपनी सीटें बढ़ाने में एनर्जी वेस्ट करें? इसीलिए ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं देता। और इसमें हुक्कार रैली पे मैं बात करूंगा, हुक्कार रैली पे मैं बात करूंगा, लेकिन शकील अहमद जी कोई नहीं रोकेगा। जी सुन लिया राजीव रंजन जी, नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे, कुछ भी हो जाए बिहार जा रहे, वो आप पर आऊंगा। लेकिन शकील अहमद जी अब बताइए, ये कह रहे बिहार नहीं आ रहे, रामेश्वर जी कह रहे बिहार आ रहे, हुक्कार रैली में आ रहे, उससे पहले आ रहे, अब जनता दल यूनाइटेड क्या करेगा? आ रहा हूं राजीव जी आपके पास। शकील जी क्या बोलेंगे इसमें? आपके पार्टी का थोड़ी मामला है। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी आपके पार्टी का थोड़ी मामला है, कल भी जा सकते हैं। मैंने सवाल पूछा है कि चुनाव के समय में पिछले बार बीजेपी के नेताओं के प्रचार में भी नीतीश कुमार जी ने नहीं जाने दिया था उनको। अभी कोई कहीं जा सकता है, अभी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी अमेरिका नहीं जा सकते, उनको अमेरिका किसी महीने में वीजा नहीं दे रहा है, चुनाव हो या चुनाव के पहले। लेकिन बिहार बड़ा अमेरिका की आपको चिंता है, हिंदुस्तान की आपको चिंता नहीं है शकील भाई? जरा हिंदुस्तान की भी चिंता करो। ये दोनों नेता टाल रहे हैं, ये दोनों नेता टाल रहे हैं। और मेरा दूसरा सवाल भी जदयू के नेता से है कि उन्होंने बहुत साफ कहा है कि साहब कैंपेन कमेटी कोई हो, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बिल्कुल अंदरूनी मामला है, कौन अध्यक्ष होता है, कौन जनरल सेक्रेटरी होता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा मोदी जी को, तब हम साथ नहीं रहेंगे, ये जेडीयू ने कहा है। और ये भी कहा है कि अगर आप किसी कैंडिडेट को घोषणा नहीं भी करते हैं तो इसका मतलब आप छुपा रहे हैं, और छुपाने में नरेंद्र मोदी जी का नाम छुपा रहे हैं, तब भी हम साथ नहीं रहेंगे। अगर बीजेपी कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर नहीं करती है प्रधानमंत्री का, तब क्या जदयू साथ रहेगा? ये हम जानना चाहते हैं। एक राजनीतिक इसके वैसे ठीक कहा चौरसिया जी ने, ये उनका अंदरूनी मामला है, मारामारी करें, दोस्ती करके रहें, हमारे लिए दोनों बराबर हैं आज की तारीख में, जब तक नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ है। बताइए, उससे पहले भी बिहार आ सकते हैं। सबसे पहले शकील साहब, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री कि हमारे गठबंधन के अंदर का जो नहीं होगा तो जदयू क्या करेगा, उसका भी जवाब लूंगा। शकील साहब, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि गठबंधन के असमंजस पर आपकी नजर होनी ही चाहिए, इसलिए कि स्थिति कांग्रेस की बहुत बुरी है।
कहीं न कहीं अनिर्णय और असमंजस में अगर आपको अपना भविष्य दिखता है तो निश्चित तौर पर आपको सोचने का अधिकार है। हम एक राजनीतिक प्रतिबद्धता का जो संदेश हमने दे दिया है, जो वैचारिक प्रतिबद्धता का जो संदेश हमने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने पॉलिटिकल रिजोल्यूशन के जरिए, नेशनल काउंसिल के जरिए हमने दिया है। हम अपेक्षा करते हैं उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले 31 दिसंबर के पहले जल्द से जल्द अपने नेता का ऐलान करे और हम सबों को भरोसे मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया को पूरा किए जाने के पहले अभी कोई भी बात कहना जल्दबाजी होगी। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, अभी जो आपको चौरसिया जी ने जो बातें कही, चौरसिया जी ने कहा सर्वेज क्या बताते हैं। बहुत कम सैंपल्स के सर्वेज कई बार एक विश्वसनीय गठबंधन के लिए एक अनैतिक सोच भी पैदा करते हैं कि हम इस तरीके से सफर करेंगे, ये इस फासले को तय करेंगे तो कुछ लोगों को छोड़ भी दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये एक बड़ा सवाल है कि जिन सवालों को लेकर हम मिले हैं, अगर वो वैचारिक सवाल आज भी कायम है तो इस गठबंधन का सफर निश्चित तौर पर चलना चाहिए। और व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण उसूल है, व्यक्ति से बड़ा सवाल इस देश में कांग्रेस के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार है, व्यक्ति से बड़ा इस देश में जो बेरोजगारी है, रीजनल इम्बैलेंसेज है, जो आम आदमी का जीवन मुश्किल हुआ है। अगर इन सवालों का हल, अरे तो आप नरेंद्र मोदी को भूल जाइए ना, आपके सबसे ट्रस्टेड एलाइ 16 साल के बीजेपी के साथ बने रहिए। भूल जाइए नरेंद्र मोदी और 2002 के दंगों को, तब भी नीतीश कुमार जी और आप लोग साथ थे। देश अगर बीमार है, व्यक्ति की बात नहीं है तो नरेंद्र मोदी को साइड में रखिए, शकील अहमद जी की पार्टी को हराइए। क्यों शकील जी गलत कह रहा हूं क्या? हाँ, दीपक जी मैं 30 सेकंड की बोलूंगा। देश अगर बीमार है और तो एक ऐसी दवा से इलाज नहीं संभव है जिससे मर्ज तो ठीक नहीं हो, कहीं दूसरे साइड इफेक्ट्स नहीं हो जाएं। चलो प्यार के साइड इफेक्ट हमने बहुत देखे, लेकिन पॉलिटिक्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं इस पर हम बात, दीपक जी नरेंद्र मोदी का साइड इफेक्ट क्या होगा जेडीयू पर, ये हम बात करेंगे। लेकिन प्रदीप सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, मैं आप सबके पास आ रहा हूं, एक टिप्पणी प्रदीप सिंह जी की लेनी बहुत जरूरी है यहाँ पर। प्रदीप सिंह जी, क्या चुनाव प्रचार के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपकर एक कदम आगे बढ़ा दिया है कि मोदी ही अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार या उम्मीदवार होंगे, या फिर बीजेपी किसी को डिक्लेयर नहीं करेगी चुनाव से पहले? दीपक जी, ऐसा है कि काफी देर से मैं आधे घंटे से बहस सुन रहा हूं। मेरा मानना है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन टूटने की घोषणा और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की घोषणा महज औपचारिकता रह गई है। देखिए, जिस तरह का स्टैंड नीतीश कुमार जी ने ले लिया है, जनता दल यूनाइटेड ने ले लिया, उससे पीछे हटना उनके लिए अब संभव नहीं है। बीजेपी को यह दिखाई दे रहा है कि गठबंधन के बिना भी हम अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं। ये सीटें बढ़ाने का मौका है। नरेंद्र मोदी के रूप में उनको एक ऐसा नेता मिला है जो एक टोटल पैकेज है, निर्णायक नेतृत्व, एडमिनिस्ट्रेशन का जो है गवर्नेंस का एक रिकॉर्ड है, उनके हैं संगठन के स्तर पर उन्होंने गुजरात में परफॉर्म करके दिखाया है, उसका रिकॉर्ड है। उनके साथ 2-3 नेगेटिव चीजें भी हैं। एक है गुजरात दंगे का दाग, जो माइनॉरिटीज को, खासतौर से मुसलमानों को उनके खिलाफ और पार्टी के खिलाफ खड़ा कर सकता है। दूसरा ये आशंका कि एनडीए बड़ा नहीं हो सकता या जितना है उससे छोटा हो सकता है। इन सब की समीक्षा करने के बाद पार्टी का नेतृत्व इस नतीजे पर पहुंचा है कि नरेंद्र मोदी बेस्ट बेट हैं बीजेपी के लिए 2014 के चुनाव के लिए। आज देखिए, आधे घंटे से चर्चा हो रही है। शकील साहब को चिंता इस बात की होनी चाहिए कि कांग्रेस राष्ट्रीय विमर्श से बाहर हो रही है। इतनी देर में कांग्रेस पार्टी की एक बार भी चर्चा नहीं हुई। हम चर्चा बीजेपी की कर रहे हैं, हम चर्चा जदयू की कर रहे हैं, हम एनडीए की चर्चा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की चर्चा कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे नहीं बनेंगे, बिहार जाएंगे
नहीं जाएंगे तो शकील साहब को इस बात से ज्यादा चिंतित होना चाहिए कि न उनकी पार्टी की बात हो रही है, न उनके पार्टी के नेता की बात हो रही है। पब्लिक परसेप्शन में ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उनको डिक्लेयर नहीं किया प्रधानमंत्री पद का, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को नहीं किया है, लेकिन ये चुनाव अब पूरी तरह से जो है नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होने जा रहा है। इसमें जो जिसके साथ होगा उसको उसका उस तरह का नतीजा भुगतना पड़ेगा। मुझको प्रदीप जी की बात पे आश्चर्य तो लग रहा है। अहमद जी, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी जदयू पर तो कांग्रेस मुझको प्रदीप जी की समझ नहीं आ रही है कि बहस हो रही है नरेंद्र मोदी जी की और बिहार की और जदयू की, तो चर्चा कांग्रेस की कहां से होगी? ये आप कौन राग? नहीं, ये बहस ये भी हो रही है कि मोदी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मतलब लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है। कांग्रेस से लड़ेंगे अपने को बैलेंस करने के लिए कि ये भी खराब है, ये भी खराब है। अरे भाई, चर्चा ही हो रही है, विषय ही आज का है नरेंद्र मोदी जी, जदयू, भाजपा का राष्ट्रीय प्रोग्राम, तो इसमें कांग्रेस की कहां बात होगी? हमारा परसेप्शन, हम तो उन्हीं के आपस में बाहर, हमने कहा कि उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कुछ इंट्रिकेसीज है उसके बारे में जदयू को बताना चाहिए, बीजेपी को बताना चाहिए। तो ये प्रदीप जी अपने को बैलेंस साबित करने के लिए कांग्रेस करने लगे। कांग्रेस पर कहां आज विषय हो रहा है? तो विषय ही नहीं है कांग्रेस। सारे राजनीतिक दलों की बात हो रही है शकील साहब। जीते थे तो सिर्फ कांग्रेस, किसी एक पार्टी, जब आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात कर रहे हैं तो पूरे राजनीतिक परिदृश्य की बात हो रही है। आप लोगों के साथ मसला ये है कि आप अपने को न्यूट्रल साबित करने के लिए कि हम पत्रकार न्यूट्रल होते हैं, इनको भी दो बात कहा, उनको भी दो बात कहा कि हम न्यूट्रल हैं। अरे कभी कभी तो सही बात बोला कीजिए ना, खुल के बोला कीजिए। मतलब आज बात हो रही है उनकी, तो आज कांग्रेस को कहां से आप घुसा रहे हैं? प्रदीप सिंह जी, आप जवाब देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। बेसरपर की बात, मैं बीच से हट रहा हूं। ऐसा है, प्रदीप जी ने बेसरपर की बात शुरू कर दिया। अच्छा भाई शकील साहब, बेसरपर की बात प्रदीप जी शुरू कर दिया। ऐसा है, ये कांग्रेस प्रवक्ताओं की आदत हो गई है कि अगर उनके पक्ष में बात कही जाए तो वो निष्पक्ष बात है, अगर उनके खिलाफ जरा सा भी बात हो, चुभने वाली बात हो, तो वो पक्षपात की बात है और बेसिरपैर की बात है। बात हो रही है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तभी होगा जब चुनाव होगा। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की बात हो रही है, जदयू का उस पर क्या रिस्पांस होगा? वो नहीं सुनेंगे किसी को। तो आप लगे कांग्रेस के लिए यही प्रॉब्लम है। अरे शकील भाई, प्रदीप जी की तो बात सुन लीजिए। बैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है आपका। शकील साहब की दिक्कत ये है कि अरे पहले बात सुन लीजिए, कभी कभी न्यूट्रल थोड़ा सुनने की भी आदत डालिए शकील साहब। ये एक ही बार को आप इसको भी कह रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं। हमने कुछ नहीं कहा कि हम न्यूट्रल हैं कि पक्षपात कर रहे हैं। ये दर्शक तय करेंगे कि हम न्यूट्रल हैं कि और कोई न्यूट्रल है। कि जो गलत है, जो सही है, सही है, मगर आपकी मजबूरी है कि अपने को न्यूट्रल आप दिखाना चाहते हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, कांग्रेस के हमारी कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस का डिबेट का विषय ही नहीं है। अरे कांग्रेस का डिबेट ही नहीं है। अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात हो और उसमें कांग्रेस नहीं है तो ये आपकी समझ को। बिल्कुल राष्ट्रीय राजनीति की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस की बात हो रही है। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, आपके कहने से हम डिक्लेयर कर देंगे। हम डिक्लेयर नहीं करते हैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। हम 2009 के अलावा एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए तो नहीं हम डिक्लेयर करते हैं, आपके कहने से हम डिक्लेयर कर देंगे। बात हो रही है अभी जदयू की या भाजपा की। आप हमने तो कहा है कि आप डिक्लेयर कीजिए, उनकी बात के पक्ष नहीं है। अरे बेमतलब की बात कर रहे हैं, कोई विषय नहीं था आज कांग्रेस का। आज उसमें जदयू ने बनाया, बीजेपी ने बनाया, जदयू मानेगा नहीं मानेगा उस पर विषय हो रहा है, तो ये कांग्रेस घुसा रहे हैं बीच में। ऐसा है शकील साहब की ये आदत हो गई है कि अगर कांग्रेस के पक्ष में बात हो तो वो निष्पक्ष बात है, अगर कांग्रेस के खिलाफ बात हो तो वो पक्षपात की बात है। आज तो कोई विषय ही नहीं है, आज तो कांग्रेस के बारे में कोई विषय ही नहीं है। बात हो रही है आज क्यों बुलाया गया है
कि उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, उन पर क्या असर होगा, जेडीयू मानेगी कि नहीं मानेगी? चलिए दोनों ने अपनी अपनी बातें कह ली, इस बहस से बाहर निकलते हैं। दोनों ने अपनी अपनी बातें कह ली, इस बहस से बाहर निकलते हैं। शकील जी, हाँ दीपक जी बोलिए बोलिए बोलिए। दीपक जी एक मिनट। हेलो, हाँ दीपक जी, मुझे बिल्कुल रामेश्वर जी बोलिए। शकील भाई बिहार में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, केंद्र में शकील भाई मंत्री रहे, बिहार में मंत्री रहे, और राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, इनकी सरकार केंद्र में है। जिस बच्चों की तरह ये रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है या तो इनको राष्ट्रीय राजनीति में कोई इंटरेस्ट अब कांग्रेस को बचा नहीं, लगता है कांग्रेस जाने वाली है। शकील भाई आप जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, प्रदीप जी ने कहा कि प्रदीप जी नहीं, किसी के बात पर देश की राजनीति की चर्चा फिर आप कर रहे हैं, फिर आप वही कर रहे हैं। आप पेशेंस रखिए सुनने का, समर्थक हो जाएंगे। अरे आप सुनने का पेशेंस रखिए। हो जाएंगे पत्रकार साहब। अरे उनके समर्थक में इसे क्या फर्क पड़ता है कि पत्रकार साहब, आप पत्रकार साहब के हम यहाँ मिलाइएगा। अरे एक एक करके खूब लिखेंगे कि भाजपा, मुझे पता है आप दोनों गदाधारी भीम हैं, शांत हो जाइए। यही कुछ करने के लिए, अरे क्यों आप इस तरह की बात कर रहे हैं? दीपक जी इनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे बोलने दीजिए, तो सुन लीजिए शकील भाई, बात बोलिए, जरा चुप रहे। शकील भाई, ये राष्ट्रीय राजनीति और प्रधानमंत्री पद की चर्चा हो रही है। आप 9 साल से केंद्र, नहीं, स्वाभाविक रूप से ये चर्चा हो रही थी कि भाजपा ने अपना कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित किया है। जदयू का क्या एक ही टेप रटे जा रहे हैं, टेप चलाए जा रहे हैं? स्वाभाविक कह दीजिए कि हमें इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। कांग्रेस के का नाम लेने लगे कि कांग्रेस तरस आ रहे हैं शकील भाई की राष्ट्रीय पार्टी के, सरकारी पार्टी के आप प्रवक्ता है। देखिए, आपके चर्चा कोई यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है देश की राजनीति का। देश की सबसे बड़ी पार्टी से हम बिलोंग करते हैं। 207 एमपी हैं हमारे, आपके नहीं कहने से उसके प्रवक्ता है, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आ रही बात। इस देश की सरकार चल रही है, आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। नहीं, इसका एहसास नहीं है आपको। नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको इसका एहसास होता तो चुप होकर के बात सुनते। पक्ष में बोल रहे हैं, बोलिए। अब यही दिन है नेताओं का कि पत्रकारों मुझे भी बोलने दीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसी नेतागिरी, अरे शकील अहमद जी, ऐसी रामेश्वर जी, चौरसिया जी, ऐसी नेतागिरी छोड़ दीजिए जो आपको पत्रकारों के हम यहाँ टीवी चैनल। शकील साहब, आज तो बहुत निराशा हुई आपसे। मैं तो आपको समझता था कि अच्छे वक्ता है, कुछ समझ रखते हैं। आज हमको पता चला गया कि कितनी बैंकरप्सी आ गई है कांग्रेस में। जिस तरह आप चिल्ला रहे हैं, अरे आप राष्ट्रीय पार्टी के, सरकारी पार्टी के प्रवक्ता है। आपको भी हम समझते थे कि अच्छे राजनीतिक हैं। अरे एक बात को, एक स्टेप को क्यों बार बार चला रहे हैं आप? एक ही बात को क्यों बार बार बोल रहे हैं? सुन तो लीजिए दूसरे की बात। इसलिए ऐसी घटिया राजनीति नहीं की। अरे एक दूसरे की बात सुन तो ले। राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुन तो ले एक दूसरे की बात। शकील जी, रामेश्वर जी, आधा घंटा उन्हीं पर सुन तो ले। महोदय को मौका बहुत दिन से उनको मिला नहीं बोलने के लिए। पत्रकार महोदय के पक्ष में आ गए। पत्रकार महोदय वायलेंस करने के लिए कांग्रेस का क्या आप बोल रहे हैं? आप कुछ समझ रहे हैं? आप किसको संबोधित कर रहे हैं? बहस के लिए आप कुछ समझ भी रहे हैं? क्या बोले जा रहे हैं? चलिए शकील जी, मुझे, हाँ बिल्कुल हम समझ रहे हैं। मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। उनका टेप बंद हो गया। को भी संबोधित कर रहे हैं, हम पत्रकार महोदय को भी संबोधित कर रहे हैं कि ये बैलेंस रखने के लिए हम यहाँ नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा शकील जी बताइए, शकील अहमद को गुस्सा क्यों आता है? नहीं आता है इसलिए कि जब पत्रकारों को लोग समझता है कि वायलेंस होंगे। आज देखिए ना, आपने क्यों बुलाया है जो आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर थे कि मोदी जी को बनाया गया है कैंपेन कमेटी का चेयरमैन। जदयू ये कह रहा है, इस पर भाजपा पर क्या असर पड़ेगा? ये कांग्रेस पर बहस करने के लिए आप राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो आप बुलाया नहीं है। कोई सवाल भी कांग्रेस पे किसी ने नहीं किया। जो मोदी जी ने भाषण में किया था उसका जवाब हमने दे दिया। अब पत्रकार महोदय अगर ये समझे कि टीवी पर हमको लगना चाहिए कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, तो वो बेकार कांग्रेस के बहस में लाने का आज कोई मुद्दा ही नहीं था। और उनके जब बात मैंने कहा तो चौरसिया जी उनके हम यहाँ मिलाने लगे
कि पत्रकार महोदय मेरे पक्ष में बहुत बढ़िया बढ़िया बात कहेंगे, पत्रकार महोदय मेरे बारे में बहुत अच्छी बात कहेंगे। अच्छा, मेरा सीधा सवाल दीपक जी, एक वाक्य, मुझे पहली बार पता चला कि किसी कांग्रेस प्रवक्ता को कांग्रेस का नाम लेने पर इतना दुख हो रहा है, इतनी परेशानी उनको हो रही है कि मैंने कांग्रेस का नाम क्यों ले लिया। नहीं, आपने जो किया ना वो गलत किया। आज भाई हम जब राजनीति की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की ही बात करेंगे तो जदयू की बात करेंगे, अकाली दल की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे। देखिए, पत्रकार के तौर पर उनको सवाल उठाने का हक है कि कांग्रेस का नाम नहीं ले सकते। शकील जी, पत्रकार के तौर पर उनको भी सवाल उठाने का हक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बहस में नहीं है। तो मैं सवाल पूछता हूँ, अरे हम तो आप ही की बात कर रहे हैं कि आप अपनी बात कीजिए। तो अलग कहाँ से होने की बात है? अलग कहाँ से होने की बात है? शकील साहब, थोड़ा सुनने का मादा रखिए। आपको नहीं लगता कि 2014 के चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी उतनी देर मैं बहस करने को तैयार हूँ। नहीं, शकील जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको नहीं लगता कि 2014 के चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होंगे? ये बिल्कुल मूर्खता वाला सवाल है। अपना देश व्यक्तियों पर नहीं चलता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। चलिए, थैंक यू, आपने मुझे मूर्ख कहा। पार्टी है, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग। शकील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मूर्ख कहा। नहीं है ये जो नहीं, आपको नहीं कह रहे हैं कि ये सवाल ही जो लोग उठा रहे हैं, आपने उठाया पहली बार, दो लोग बाद में भी उठाते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ही नहीं है तो दो व्यक्तियों के टकराव की कहां बात होगी? दो पर्सनालिटी का क्लैश नहीं होता है चुनाव में आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं। चूंकि इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, कोई कैंडिडेट भी राहुल गांधी डिक्लेयर नहीं हुए हैं और ये कैंपेन कमेटी के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, अभी प्रधानमंत्री के भी नहीं हुए। दो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर होगा तो एक बात कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है नहीं कि दो व्यक्तियों का, दो पर्सनालिटी की बात होगी। एक ही पार्टी का उम्मीदवार एक लोकसभा क्षेत्र में जीतता है, दूसरे में हार जाता है। तो पर्सनालिटी का क्लैश तो वहां होता है जब डायरेक्ट वोट होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस रहता है। काट कर दीजिए। हाँ, हम तो वहीं पे मंच पे। तो रामेश्वर जी, सुन लिया, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी कोई मुकाबला नहीं। देखिए अब दीपक भाई, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस के बारे में सही में बात करना बेमानी है। कांग्रेस एक व्यक्ति की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। वो डिक्लेयर करे या नहीं करे, राहुल जी चुनाव लड़े या सोनिया जी चुनाव लड़े, वहां तो कांग्रेस चुनाव लड़ती नहीं है। ये भी एक सच्चाई है। इसमें बात शकील साहब की ठीक है, वो जो बौखलाते हैं, कहीं उनके नेता का नाम कोई ले ले तो उनकी बौखलाहट समझ में उनका टीआरपी खराब हो जाएगा। हाँ, अपने नेता के आगे वो क्या मुंह दिखाएंगे? लोकतंत्र में तो विश्वास करते नहीं है। हमारी पार्टी में जिस तरह कम्युनिस्ट, उसमें इनको विश्वास तो करना नहीं है। आदमी है, आप बीजेपी के हैं, आपको मेरे खिलाफ बोलने का अधिकार है, मेरे को आपके खिलाफ बोलने का अधिकार है, मैं आप पर नहीं करूंगा। पत्रकार जी पर मेरी आपत्ति। लेकिन बात तो आप सुनेंगे नहीं ना, आप बात तो सुन ही नहीं रहे किसी की। लगता है इस देश की जनता को, इस देश की जनता को राजनीति पर बोलने का हक नहीं है। पत्रकार को आपके खिलाफ बोलने का अधिकार क्यों नहीं है भैया? साहब समझ लीजिए, भारत का संविधान सबको बराबर का हक देता है। देश की हर जनता को अधिकार है। भारत का हक देता है। पत्रकार भी देश की आवाज है। आप जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पत्रकारों को लोग न्यूट्रल समझते हैं और पत्रकार जिस तरह के आपको तो। अरे शकील साहब, अभी इमरजेंसी नहीं लगी है। बोलिएगा हम कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं लगी है। बोलिएगा हम कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे, हम कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे। आप नहीं, वो ठीक है, लेकिन पत्रकार को भी बोलेंगे, लेकिन पत्रकार न्यूट्रल बोलेगा। आज तो विषय भी नहीं था कांग्रेस। अरे भाई, पत्रकार क्या बोलेगा ये पत्रकार तय करेगा, शकील अहमद नहीं तय करेंगे। और आप उसको पत्रकार क्या बोलेगा ये पत्रकार तय करेगा, शकील अहमद तय करेंगे। और इस देश में अभी इमरजेंसी नहीं लगी है। तो विषय नहीं है, आप अपना जो बोलना था बोलते। आप हमारा नाम लेके बोल रहे थे, इसलिए हमको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। आप तो हमारा नाम ले रहे थे, आप अपने विचार तो दे नहीं रहे थे, आप हमसे सवाल पूछ रहे थे। मोदी साहब देख रहे होंगे तो बड़े खुश हो रहे होंगे। अरे हम 207 एमपी है हमारे पार्टी का। हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है,
हमारे नेतृत्व में 9 साल से इस देश में सरकार चल रही है। आप कह रहे हैं कि आप इररिलेवेंट हो गए हैं। अरे हमने तो नहीं कहा, हम तो कह रहे हैं आपको चिंता करनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं आपको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। आपको ये बात भी बुरी लग रही है। जो बिल्कुल कहा वो गलत कहा, वो न्यूट्रल आदमी को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, आपको समझ में नहीं आई क्योंकि आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सुबह से 6 चैनल पर हैं, इसके बाद भी 4 चैनल पर हैं। अब बड़े प्रतिष्ठित चैनल पर हैं। रोज पत्रकारों से भेंट होती है, नहीं मेरा कभी किसी से ये होता है। आज आपने चूंकि बहस उस दूसरे विषय की थी, आप तीसरा विषय ला रहे थे, इसलिए बात हो गई बीच में। अभी इसके बाद भी मेरा अच्छा इस विषय को छोड़ सकते हैं हम शकील जी, इस विषय को छोड़ सकते हैं हम, इस विषय को छोड़ सकते हैं हम। कहिए कि दोनों तरफ से बात हो गई है, उस पर बात कीजिए। चलिए, आपको लगता है जनता दल यूनाइटेड जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ेगा, क्योंकि मोदी तो अप्रत्यक्ष रूप से अनाउंस हो चुके हैं, अनॉइंट हो चुके हैं। नहीं, ये उनका अंदरूनी मामला है, कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा ये एनडीए का मामला है। ये एनडीए को तय करना है, जदयू को करना है। हम तो बाहर से देखने वाले लोग हैं, लेकिन मोदी साहब के कैंपेन से, उनकी कैंपेन की कला हम लोगों ने अभी तुरंत कर्नाटका में देखी है। इसलिए कांग्रेस को और यूपीए को उस पर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रामेश्वर जी, कर्नाटक में देख चुके हैं मोदी को, अब देखने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। हाँ देखो, ये शकील साहब अभी भी हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं। इनको मालूम है कर्नाटक में 1-2 दिन जाने से कुछ नहीं होता। अब चुनाव मैनेजमेंट एक अलग चीज है। अब हम वो कहें कि राहुल जी को हम बिहार में देख चुके हैं, यूपी में देख चुके, हल्की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये राष्ट्रीय राजनीति में शकील साहब हंसिए नहीं, मैं आपको सच बोला, हल्की बात आप बहुत आज कर दी है। अब हम ये इसी पर आ रहे कि राहुल जी बिहार में गए तो क्या हुआ, यूपी में गए, ये कोई मुद्दा है? आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है साहब। मैं दूसरी चीज बोलता हूँ, छोड़ दीजिए, बोल रहा है मेरे खिलाफ, बोलिए। छोड़ दीजिए, पत्रकारों को खुश करने के लिए। अरे शकील साहब बोल लेने दीजिए ना, पत्रकार बोल लेने दीजिए ना। पत्रकार इस देश के नागरिक नहीं है, उनको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, समझिए जरा इस बात को। उनको भी विचार रखने की स्वतंत्रता है, नाम लेकर ही रखेंगे जब आप है तो। के बारे में क्या विचार है ये मैं जानता हूँ। टीवी चैनल पर जरा उनको खुश करने का प्रयास थोड़ा कम कीजिए, अपनी बात बोलिए ना, हमारे खिलाफ बोलिए, हमको क्रिटिसाइज कीजिए। अरे शकील जी, अब तो बोलने दीजिए। अरे मैंने तो कुछ बोला नहीं, आप भाषण दिए जा रहे हैं आधे घंटे से, मुझे बात ही नहीं समझ में अभी तक आई। मैंने तो कुछ बोला नहीं, आप भाषण दिए जा रहे हैं आधे घंटे से, न किसी को बोलने दे रहे हैं। बोलिए, इससे आपके नेता खुश नहीं होंगे, इससे आपके नेता खुश नहीं, मैं बता देता हूँ। नहीं, हमको आप क्रिटिसाइज कीजिए। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है अभी दीपक जी, अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो ये एक तरफ तो कहते हैं उनका अंदरूनी मामला है, कांग्रेस एक तरफ कह रही है भाजपा की अंदरूनी मामला है, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी के आते ये बौखला जाते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी का जितना यह नाम लेते हैं, जितना सेकुलरवाद का नाम लेते हैं, उतना नरेंद्र मोदी और भाजपा मजबूत होती है। इनको ये भी पता है। अब शकील साहब का डर क्या, मैं एक लाइन में बता देता हूं, मैं इसे छोटी बात में, शकील साहब का डर ये है, इन्होंने, इनके प्रवक्ता ने बोला कि एक वायरल है नरेंद्र मोदी। मैंने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी वायरल नहीं है, नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए वो सुनामी है जो गुजरात से चलेगा तो नई दिल्ली में भी कांग्रेस का सुफरा साफ हो जाएगा, और कांग्रेस का डर यही है, और ये सच्चाई भी है। अभी नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने आपको बताया कि एक गरीब घर का व्यक्ति किस तरह हरियाणा में संगठन का काम किया, हिमाचल में किया, मध्य प्रदेश में 3 साल किया, छत्तीसगढ़ में हमारे सरकारें बनी। एक उस कौशल से शकील साहब को ये बात मालूम है, तो उसके जो कौशल है संगठन की और उसकी जो पॉपुलरिटी है, ये पॉपुलरिटी हमने नहीं बढ़ाई है, उनके काम काज से बढ़ा है। देश में जो पॉपुलरिटी चल रही है, तो ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी, और हम कभी नहीं एक्सपेक्ट कांग्रेस से करते हैं कि अपना एक कैंडिडेट डिक्लेयर करें, और घोषित कैंडिडेट डिक्लेयर है कांग्रेस के। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई बने, चुनाव एक परिवार ही लड़ता है, शकील साहब को भी मालूम है। इसीलिए ये बहस का मुद्दा या ये था भी नहीं, ये बात सही है, बहस का मुद्दा ये था कि नरेंद्र मोदी से कांग्रेस क्यों इतनी बौखलाई। अब राजीव जी को 30 सेकंड मुझे क्लोज करना है। बिल्कुल, बस मैं चौरसिया जी को बस ऐसे ही मैं एक बात कहना चाहूंगा, सुनामी तबाही लाती है, देश को तबाही नहीं चाहिए, एक खुशहाली और खुशनुमा एहसास पैदा हो देश में, ये ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है इतना काफी है।
ये ज्यादा जुमले बोलने से कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं कि अपने सहयोगियों के बारे में, उसके नेता के बारे में नहीं बोलिए, उसका कार्यकर्ता नाराज होता है, और जब कार्यकर्ता नाराज होता है तो उसका परिणाम महाराजगंज होता है। अभी तक आपको समझ में नहीं। सुनामी के बारे में कहा, आपने नहीं सुना। आप जुमले सुनाना बंद कीजिए, टीवी पर जुमले को संसद नहीं बनने दे सकता, विधानसभा नहीं बनने दे सकता। बहुत गर्मा गर्म बहस हो गई है, हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन